आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु का शिक्षा दर्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरस्तु की एजुकेशन फिलॉसफी है क्या, अपनी एजुकेशन फिलॉसफी में उन्होंने क्या क्या बातें की है, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि एजुकेशन में उनका क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम अरस्तु के लाइफ की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, कि वो एक यूनानी दार्शनिक थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि वो पश्चिमी दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक थे। ही वॉज बॉर्न इन 384 BC इन अ सिटी कॉल्ड स्टेगेरिया, कि उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, कि वो प्लेटो के शिष्य थे, एंड द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, और सिकंदर के गुरु थे। एरिस्टोटल इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ द रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड, कि अरस्तु को यथार्थवाद और वैज्ञानिक पद्धति का जनक माना जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी चीज को, सुनी सुनाई चीज को सत्य मान लेना सही नहीं है। आप चीजों को इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करो, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस बेस पर, उस आधार पर आप चीजों को सही गलत मानो। तो इसलिए उनको रियलिज्म या साइंटिफिक मेथड का जनक, फादर कहा जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम, कि उनको उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। ही यूज्ड टू रीच एनी कंक्लूजन ओनली आफ्टर इन्वेस्टिंग एनी इंस्टेंट, कि वह किसी भी घटना के जांच के बाद ही एक नतीजे पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे। तो इसलिए तो उनको साइंटिफिक मेथड का फादर कहा जाता है। He composed on many subjects, including physics, spirituality, poetry, drama, music, logic, political science, ethics and biology, कि उन्होंने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ऐसे कई विषयों की रचना की, उन पर चर्चा की। एरिस्टोटल फेमस बुक इज पॉलिटिक्स, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनकी जो प्रसिद्ध बुक है, उसका क्या नाम है? पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल हैज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इन पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है, कि एक अच्छे राज्य के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, एक नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो शासक हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से शासन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स है, उसमें इस तरह के जो राजनीतिक जो सिद्धांत है उनका वर्णन किया है। 322 BC he passed away at the age of 62, कि 322 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की एज में, 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं उनकी एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में। He was the view that human habit and nature are important element which need to be refined by education, कि उनका विचार था कि मानव की आदत और स्वभाव महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती तो उसकी जो हैबिट है, उसका जो नेचर है, वो खराब हो सकता है, बच्चा गलत रास्ते पे चल सकता है। तो इसलिए एजुकेशन का, शिक्षा का क्या काम है कि बच्चे की जो आदत है, अच्छी आदत डालना, अच्छा जो नेचर है बच्चों का विकसित करना, डेवलप करना। ठीक है, तो बच्चे की जो हैबिट है, जो नेचर है, उसको परिष्कृत करना, उसको रिफाइन करने का काम किसका है? एजुकेशन का है। His main aim through education was to produce virtuous citizen for the society, कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज के लिए गुणी नागरिक तैयार करना है। गुणी नागरिक कह सकते हो, अच्छे नागरिकों की हम बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की हम बात कर सकते हैं। एरिस्टोटल एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन ह्यूमन लाइफ, कि अरस्तु ने मानव जीवन में राजनीति के महत्व को स्वीकार किया था, कि मानव जीवन में राजनीति का महत्व है। जैसी राजनीति होगी वैसे लोग होंगे। अगर अच्छी राजनीति है तो लोगों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा, अगर राजनीति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं लोगों पर भी उसका खराब असर पड़ेगा। जैसी राजनीति है, जैसा शासन है, उसी हिसाब से वहां के लोगों का व्यवहार हो सकता है, उनकी दशा हो सकती है। इसलिए
एरिस्टोटल एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन ह्यूमन लाइफ, कि अरस्तु ने मानव जीवन में राजनीति के महत्व को स्वीकार किया। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन एंड मोरालिटी आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि उनके अनुसार शिक्षा और नैतिकता राजनीति के ही अंग हैं, क्योंकि जैसा राज होगा, राजनीति होगी, शासक होगा, उसी हिसाब से वहां के लोगों में एजुकेशन होगी, लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, उसी हिसाब से लोगों में जो वैल्यूज हैं वो डेवलप किए जाएंगे। तो शिक्षा और नैतिकता दोनों राजनीति के ही अंग हैं। ही हैज मेड द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, कि उन्होंने राज्य को शिक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया, कि लोगों को एजुकेशन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल कॉलेज ओपन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट की है, राज्य की है। इन हिज व्यू द सोसाइटी एंड द स्टेट आर नॉट सेपरेट बट वन, कि उनकी दृष्टि में और समाज और राज्य पृथक ना होकर एक ही है। जो राज्य है और जो समाज है दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज एन आर्ट, कि उनके अनुसार शिक्षा एक कला है, और जो बच्चों को शिक्षित करे, टीचर की हम बात करते हैं, वो कलाकार है। एक कला अलग अलग बच्चों को दी जाती है, और अलग अलग बच्चे अपने हिसाब से इस कला को ग्रहण करते हैं, और अपने अपने आप का, अपने स्वयं का विकास करते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बच्चे शिक्षा सब लेते हैं, लेकिन सीखते सब अलग अलग तरीके से हैं, और उसको इम्प्लीमेंट भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो शिक्षा क्या है? एक आर्ट है। दिस आर्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एंड सोशल लाइफ, कि इस कला का संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक और सामाजिक जीवन से है, क्योंकि जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है उसको अपनी व्यवहारिक लाइफ में, अपने व्यवहार में अपनाता है, अपने सामाजिक जीवन में अपनाता है उसको। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या बताए? अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, की सुख की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, की व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। टू क्रिएट गुड सिटीजन, की अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला का विकास। तो ये सारे उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा के उद्देश्य। अब पाठ्यक्रम, करिकुलम किस तरह का होना चाहिए? एरिस्टोटल गेव स्पेशल प्लेस टू रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज, म्यूजिक एंड पेंटिंग इन द करिकुलम, कि अरस्तु ने पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, व्यायाम, संगीत तथा चित्रकला को विशेष स्थान दिया। According to him, the education of reading and writing should be on the basis of practical utility, कि उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की शिक्षा व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना हमारे पूरे जीवन में ये चीजें काम आती है। He considered exercise essential for the body, कि व्यायाम को उन्होंने शरीर के लिए आवश्यक माना है, कि जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, इससे शरीर फिट रहता है, और इसको उन्होंने आत्मा के लिए भी आवश्यक माना है, कि एक्सरसाइज के द्वारा बच्चा जो है फिजिकली फिट तो रहेगा, लेकिन अंदर से भी जो उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो भी इसके माध्यम से होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। ठीक है, तो ही कंसिडर्ड एक्सरसाइज जो है एसेंशियल फॉर द बॉडी, की व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है। इमोशंस शुड बी रिफाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू म्यूजिक एजुकेशन, कि संगीत की शिक्षा के द्वारा जो संवेग है, जो हमारे इमोशंस है, उसका परिष्कार एवं विकास किया जाना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा है? इमोशंस शुड बी रिफाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू म्यूजिक, कि हमारी जो इमोशंस हैं वो म्यूजिक के थ्रू उनका विकास किया जा सकता है, उनको रिफाइन किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है, क्योंकि जो म्यूजिक है उसका संबंध सीधा हमारी आत्मा से, अंतर आत्मा से है। He has also described painting as necessary for the upliftment of the soul, कि चित्रकला को भी उन्होंने आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यक माना है, क्योंकि चित्रकला का संबंध हमारे जो अंतर की जो हमारी क्रिएटिविटी है उससे है। तो ये भी आत्मा के उन्नयन का, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल, उसका एक आवश्यक तत्व है। He believed that a balance between practical and theoretical subject was very important, कि उनका मानना था कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक विषयों के बीच संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीज बच्चों को कराई जाए, उनको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाए तो प्रैक्टिकल भी कराए जाए। तो इसलिए आज अपनी एजुकेशन में देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है।
उन्होंने शिक्षा में विज्ञान, पढ़ना, लेखन, गणित, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, साहित्य जैसे विषयों के अध्ययन पर जोर दिया। चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, मैथ है, इन सबको जरूरी बताया। Aristotle has divided education into three parts with a ड्यूरेशन ऑफ 7 years। कि अरस्तु ने शिक्षा को 7 वर्ष की 3 अवधि में, मतलब 7 वर्ष के 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया। तो जो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, 0 से लेकर 7 year ऑफ एजुकेशन, मतलब स्टार्टिंग के 7 year, प्रायोरिटी वॉज गिवन टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स अलोंग विथ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो स्टार्टिंग के जो 7 years की हम बात कर रहे हैं, इस ईयर में बच्चों की जो मोस्टली जो एजुकेशन है उनको घर पर बच्चों को दी जाती है। तो इस टाइम बच्चों को क्या क्या चीजें कराई जा सकती है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, विथ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा जो घर पर होती है, जहां पर बच्चों को बैठना, खड़ा होना, बोलना, सुनना, ठीक है, जो वैल्यूज जो है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। From the age of 7 to 14, Aristotle prescribed the education of reading, writing and music। कि 7 से 14 वर्ष की आयु तक अरस्तु ने पढ़ने, लिखने और संगीत की शिक्षा निर्धारित की। तो स्टार्टिंग में 0 से 7 उन्होंने स्पोर्ट्स गेम्स की बात की, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी बात की। तो 7 से लेकर 14 तक पढ़ना, लिखना और संगीत की बात उन्होंने की। फिर 14 to 21 एरिस्टोटल प्रिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री। की 14 से 21 साल की आयु में उन्होंने गणित, खगोल और ज्यामिति की शिक्षा निर्धारित की। और इसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 21 द एजुकेशन ऑफ एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नेसेसरी फॉर हेल्पिंग इन स्टेट वर्क। कि अगर इसके बाद अगर हमें जो राज्य के लिए अच्छे मंत्री तैयार करने हैं, अच्छे अधिकारी तैयार कर रहे हैं, तो उनको ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट को किस तरह की एजुकेशन दी जाए, उनको क्या सिखाया जाए, एथिक्स सिखाया जाए, पॉलिटिक्स सिखाया जाए, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान उनको सिखाया जाए, ये उन्होंने जरूरी माना। फिर रोल ऑफ द टीचर, शिक्षक की भूमिका की बात करें तो ही कंसिडर्ड द रोल ऑफ द टीचर वेरी इंपॉर्टेंट। कि उन्होंने शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। द टास्क ऑफ द टीचर इज टू फाइंड आउट द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। कि शिक्षक का कार्य बच्चों की क्षमताओं का पता लगाना है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस का पता लगाना है। द टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट इन द राइट वे। कि शिक्षक को सही प्रकार से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। टू टीच स्टूडेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कि बच्चों में सही और गलत का भेद करना, बच्चों को सिखाना कि सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज बच्चों को बताना, ताकि बच्चा उनमें अंतर कर सके। टीचिंग मेथड्स, तो इंडक्टिव मेथड की उन्होंने बात की। आगमन निधि, जहाँ पे पहले बच्चों को जो भी आप पढ़ाते हैं एग्जाम्पल उसके दिया जाए उससे रिलेटेड, और फिर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाकर फिर बच्चों को उसके नियम, उसकी डेफिनेशन बताई जाए। तो आगमन का मतलब है पहले बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, स्टोरीज हो सकती है, वो बच्चों को सुनाया जाए, बताया जाए, उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और उसके बाद बच्चों को फिर जो डेफिनेशन है, जो उसके रूल्स हैं, उसको बताया जाए, इंडक्टिव मेथड। फिर फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए तो सबसे पहले बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं जो बच्चों को आते हैं, जो उनको पता हो, और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ बढ़ाया जाए जो बच्चों को नहीं आता। तो एजुकेशन में जैसे आप सब स्कूल में भी जाकर जब इंटर्नशिप में जब बच्चों को पढ़ाओगे, तो प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन में भी इस तरह की बात की जाती है कि पहले बच्चों से वो पूछो जो बच्चों को आता है, और फिर धीरे धीरे बच्चों से बाद में वो पूछो जो बच्चों को नहीं आता। तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन है, जो आप चैप्टर है, उसको और इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो उस चैप्टर में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम। कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए, उनके अनुभव के आधार पर बच्चों को बताया जाए, उनको सिखाया जाए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम की बात की है उन्होंने। लॉजिक मेथड, तर्क विधि। कि कोई भी चीज हो, तर्क के आधार पर उसकी सत्यता की, उसकी सही गलत की जांच करनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां। तो साइंटिफिक मेथड, चाहे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, चाहे इंक्वायरी की बात करें, तो इस तरह के जो साइंटिफिक मेथड हैं जो सही गलत में भेद कर सकते हो, जो साक्ष्यों के आधार पर सही गलत
के होने का, मतलब जिनके आधार पर हम सही गलत किसी भी चीज के सही गलत होने का दावा हम कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, एक साक्ष्यों के आधार पर बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। कोई बातें हवा में नहीं करनी चाहिए। जो भी सिखाया जाए उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ सिखाया जाए, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड जो बच्चा जो है करके सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, जिसको प्रूव कर सके। तो इस तरह की साइंटिफिक मेथड की उन्होंने बात की है। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, शिक्षा में योगदान की बात करें, तो अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति, जो उन्होंने बात की कि शिक्षा का मेन उद्देश्य ही है सुख की प्राप्ति। चाहे बच्चा साइंस करे, चाहे आर्ट्स करे, चाहे कॉमर्स करे, कोई भी सब्जेक्ट ले, ठीक है, चाहे बच्चा कुछ भी बन जाए, लेकिन लास्ट जो एम होता है वो सुख की प्राप्ति, हैप्पीनेस। ऑलराउंड डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। टीचिंग मेथड जो अलग अलग हमने बात की, चाहे हम इंडक्टिव की बात करेंगे, चाहे साइंटिफिक मेथड्स की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स की बात की। मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, कि अगर बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जाएगी तो नैतिक शिक्षा बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाती है, और अच्छे इंसान ही अपने देश और समाज के लिए आवश्यक होते हैं, उनके विकास के लिए जरूरी होते हैं। क्रिएटिंग गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों का निर्माण। सिस्टमेटिक करिकुलम, कि उन्होंने पूरा ही 7 ईयर से लेकर 21 ईयर्स तक एक सिस्टमेटिक तरीके से करिकुलम को बनाया, कि 7 ईयर्स का किस एज में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, अगेंस्ट कंपल्सन, की व्यवस्था के विरुद्ध, की कोई भी चीज बच्चों के लिए ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल कंपलसरी होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने लिबरल एजुकेशन की, लिबर्टी की उन्होंने बात की, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उन पे थोपा ना जाए। आर्ट एंड म्यूजिक की उन्होंने बात की। तो आज के इस वीडियो में हमने अरस्तू के एजुकेशन फिलॉसफी की बात की, उनके एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।